अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम नजर डालते हैं आज के मौज़ूआत पर। बराक ओबामा की दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात में कामयाबी। जनरल क्यानी ने खबरदार किया है कि हमारे इदारे की तौहीन मत करो, ख्वामख्वाह अपनी जिम्मेदारियां इतनी न बढ़ा लो कि जमहूरियत की बिसात ही लपेट दी जाए। साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग। लाहौर हाई कोर्ट की सदर जरदारी के 2 ओहदा तौहीन अदालत केस में हुकूमती वकील को सदारती इस्तिस्ना पर दलाइल देने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, अमरीका में सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो गए, बराक ओबामा दोबारा आ गए, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जिसे कहते हैं। शामी साहब, कैन वी एक्सपेक्ट, हम अपने बारे में भी वैसे इस तरह की बात? इंतकाल इक़्तिदार तो 2008 में हमारे यहाँ भी पुरअमन ही हो गया था जी। हम भी इलेक्शन के करीब है ना, इसलिए ज़रा सवाल पूछा। हाँ, नहीं देखिए, अमेरिका की बात बड़ी अच्छी रवायात है और हर जमहूरी मुल्क में ऐसा ही होता है जी। यानी सदर ओबामा जो हैं उन्होंने रोमनी को फ़ोन किया और कहा कि आपने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है, उस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। रोमनी ने ओबामा को मुबारकबाद दी और अपने जलसे में हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि मैं उनके साथ हूँ, हम दोनों इकट्ठे जो है तामीर करेंगे मुल्क की। और सदर ओबामा ने जो इलेक्शन जीतने के बाद जो खिताब किया है अपने हामियों से, हज़ारों लोग मौजूद थे वहाँ, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का बेहतरीन वक्त आने वाला है, अभी आना है। और दूसरी बात यह कही कि जो हमारी जो फौज है वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, मगर वो हमारी ताकत नहीं है असल में। और हमारे पास इतनी दौलत जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत हमारे पास है, वो भी हमारी ताकत नहीं है। हमारी ताकत हमारा मुआशरा है जिसके रिश्ते नाते आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, अमरीकी मुआशरा एक मुनफरिद मुआशरा है पूरी दुनिया में। दुनिया भर से लोग वहां आते हैं, मुख्तलिफ रंगों के, नस्लों के, मजहबों के लोग आते हैं, वहां रहते हैं, अमेरिका को अपना वतन बनाते हैं और उस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाते हैं। एक प्रोसेस है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में यह प्रोसेस इस तरह जारी नहीं है। इसकी एक हल्की सी मिसाल जो मिलती है तो पाकिस्तान में मिलती है कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग इसमें आए रहने के लिए, निकाले गए घरों से मुसलमान जो थे, तो ज़ुबानें भी मुख्तलिफ बोलते थे, इलाके भी उनके मुख्तलिफ थे, बल्कि कई तो दुनिया के दूसरे खित्तों से भी आए पाकिस्तान में रहने के लिए, इसकी खिदमत करने के लिए। और पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो एक इकाई की सूरत जो है वो बनता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। तो अमेरिका जो है उसमें हर वक्त लोग आ रहे हैं, दुनिया का टैलेंट जो है उसको वो मुआशरा अट्रैक्ट करता है और दुनिया भर के तालिब इल्म वहाँ जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं। उनकी तालीम, उनका कल्चर वो डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन हमारे सामने जो अमेरिका का फेस आता है वो तो फौज और ड्रोन ही है ना। देखिए, हम तो जो चाहें देख लें, ये तो अब आया है ना, और वो भी अफगानिस्तान के जरिए आया है। बिल्कुल। तब अफगानिस्तान में वो किस लिए आया कि वहां उसामा बिन लादेन आए हैं, और उसामा बिन लादेन के पीछे अमेरिका क्यों आया? क्योंकि 9/11 जो हुआ, ट्विन टावर्स, वो कहता है
ओसामा बिन लादेन इसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने करवाया है। तो उन्होंने तालिबान से मुतालबा किया कि इनको हमारे हवाले कर दो, बिल्कुल। और फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट लेके आ गया। चीन ने भी उसकी हमायत की, रूस ने भी उसकी हमायत की, और कहा ओसामा को हवाले करो, नहीं करते तो तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। तो ये एक कहानी है हमारी। हम एक और जाविये से देख रहे हैं, हम क्योंकि इससे मुतासर हुए, हमारे हजारों लोग जो है मारे गए इसमें। तो ये जंग हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस है। और ओबामा ने यह भी कहा कि ये जंग जो है अब खत्म होने वाली है, ये खबर भी दी है। ये एक हमारे रेफरेंस से एक बड़ी बात, ठीक है ना जी। कोई जो है 2014 जो है वो जो विड्रॉल का साल है अमेरिकन ट्रुप्स के और नेटो ट्रुप्स के, उस पर कारबंद रहने का यकीन दिलाया है। और हमारी भी दुआ है कि अमेरिकी फौजें और नेटो की फौजें यहां से जाएं, ताकि जो लोग वहां और हमारे यहां ये गैर मुल्की फौजों का हवा दिखाकर हमारे खिलाफ सरगर्म है, कम से कम उनका जो रैशनल है वो खत्म हो। बिल्कुल। फिर उनसे दो हाथ और तरीके से होंगे। हाँ, फिर मारना पड़े तो मारे, अगर प्यार करना तो प्यार करें। अगर वो फिर हमारी जिंदगी दूभर करेंगे तो फिर और तरीके से निपटा जाएगा। अभी जज्बाती फजा और तरीके से होती है। तो भारत देखिए, अमेरिका जो है जी, वो एक बड़ी ताकत है। उसके कल्चर में, उसके तर्ज जिंदगी में भी एक बड़ी अट्रैक्शन है, नो डाउट। और हमें अमेरिका से या उसके अवाम से कोई नफरत नहीं है, कोई हम उसके खिलाफ जंग नहीं करना चाहते। हमें तो उनकी इस पॉलिसी से इख्तलाफ है जिसने हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी। शम साहब, जिस तरह जिस अंदाज में वो बात इलेक्शन की हो रही, हमारे यहाँ तो इलेक्शन के बारे में हमारा भी करीब आने वाला है, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा। असल में हमारी अपनी तारीख है, हमारी अपनी रवायात है। तो जब भी इलेक्शन होने वाला होता है, इस तरह के घोड़े दौड़ाने वाले आ जाते हैं। तो तवक्को रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हमारा इलेक्शन बखैर खूबी हो। और देखिए, हमारी जो सियासी क़यादत है ना, उसको भी यकजा होना चाहिए। जिस तरह अमेरिका में दोनों पार्टियां जो थी उन्होंने यकजहती का आज़ार किया, ड्रोन हमले के बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, बिल्कुल अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को भी डटना चाहिए अपने मौक़िफ़ के हक में। और ड्रोन हमले जो हैं भाई, ये तो डराते हैं हमें, ये ड्रोने हमले बन गए हैं, ड्रोन हमले। इनसे कहें भाई साहब, आप इनसे हमारा छुटकारा दिलाएं जी, और आप जो लोग आपसे लड़ रहे हैं उनसे लड़ें, और ये जो सो कॉल्ड कोलैटरल डैमेज है इस पर काबू पाएं। हम ये बात करते रहेंगे और ओबामा जो अपनी चाहे मर्जी करते रहे। तो इलेक्शन के बारे में आपका ख्याल है कि बर वक्त हो जाएंगे? हमारे इलेक्शन होने तो चाहिए बर वक्त। जो कराची हैदराबाद के हालात है, नहीं जैसे भी हालात हो, आपको पता हमारा हमसाया ईरान है, वहां पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी एक बार, धमाके हो रहे थे इनकलाब के बाद, वहां भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन अभी जो 2008 में नहीं देखा आपने, बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, उससे पहले उनके जब वो आई यहां, कितने कारकुन जो है कराची के एयरपोर्ट पे मारे गए, लेकिन इलेक्शन फिर भी हुए। तो इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं जी। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम एक दिलचस्प मौजू, जो आज की दिलचस्पी का मौजू है, जो मुसलसल उसमें पैदा होती चली जा रही है, और वो असलम बेग साहब क्या कहते हैं, उन्होंने दुनिया न्यूज़ को यानी दुनिया अखबार को एक इंटरव्यू दिया है, उस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मिर्ज़ा असलम बेग साहब, साबिक आर्मी चीफ का इंटरव्यू शामी साहब छपा है दुनिया में, सलमान गनी साहब ने लिया है, और उसमें उन्होंने जो बात की है वो सीधा सीधा कह दिया कि जनाब ये जो जनरल क्यानी ने कहा है ये वार्निंग है, आप लोग बाज आ जाएं मीडिया और अदलिया, वरना हम जमहूरियत की बिसात लपेट देंगे। नहीं, आप तो बहुत, आपने तो बड़ा तल्ख सा उसका खुलासा किया है। अच्छा, मैसेज थोड़ा इस तरह का है, लेकिन अल्फाज ये नहीं है। हाँ ठीक है, ये यानी इस हद तक आप भी मुत्तफिक। देखिए, मिर्जा असलम बेग अहले जुबान है जी, और कुछ आता ना हो, जुबान तो आती है ना। बिल्कुल। और उनकी माशाल्लाह जुबान खूब चलती रही है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। आपको पता, सद्दाम हुसैन के मामले में, इराक के मामले में ऐसे बयानात उन्होंने धुआंधार दिए कि वजीर आजम को पसीने छूट गए। एक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब अपनी पॉलिसी चला रहे थे, एक तरफ वो चला रहे थे। देखिए, बात यह है कि असलम बेग साहब से मुझे वैसे हमदर्दी है। ठीक है। उन्होंने कहा मुझे तो बदतरीन शख्स बना दिया गया। ठीक है। तो बदतरीन तो वो बरल नहीं है।
ठीक है। उनकी कुछ शिकायतें आपके बारे में भी हैं वैसे? नहीं, वो शिकायतें हो सकती हैं जी। मैंने तो ये बात ये है कि एक बात तो है ना, अब वजूहात जैसे हम तज्जिया करते हैं कि इन्होंने मार्शल लॉ क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल वो तज्जिया होता है ना, इसलिए नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया, हौसला नहीं पड़ा, हिम्मत नहीं हुई, माहौल ऐसा नहीं था, ज़ियाउल हक का खून लग जाता वगैरह। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है ना कि उन्होंने और उनके कोर कमांडरों ने मार्शल लॉ नहीं लगाया। जी ठीक है। बाकी बातें बात की और फिर जमहूरियत को इतना सपोर्ट किया। आपको पता, अगर ये जुनेजा साहब जो हैं बहाल हो जाते और सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती इनको, तो फिर ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत कायम हो जाती जनाब 1988 में। नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। इस लिहाज से तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो का भी रास्ता साफ किया कि जुनेजो की हुकूमत ना बहाल हो, उनकी असेंबली ना बहाल हो। यह अजीब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो जनरल जिया ने असेंबली डिसॉल्व की उस पर तो खत तनसीख फेर दिया कि वो काम ठीक नहीं किया, लेकिन जुनेजो की हुकूमत बहाल नहीं की जो उसके नतीजे में खत्म हुई थी, और कहा कि आम इंतखाबात का ऐलान हो गया, अब होने दे। अगर वो इंतखाबात मौखर हो जाते, जुनेजो साहब बहाल हो जाते, मुस्लिम लीग पूरी ताकत के साथ फातेहाना इख्तदार में आ जाती, तो बेनजीर भुट्टो के जो हामी हैं वो वुसअत ना उनको मिलती, उनको सिमटते वो। बिल्कुल दुरुस्त। तो असलम बेग साहब ने तो बेनजीर भुट्टो का रास्ता साफ किया। चले उस वक्त तो और उसके बाद वो जमहूरियत के अब्बा जान बन के बैठे रहे, बिल्कुल उसको बहलाते फसलाते दूध पिलाते रहे, अंगूठा चूस लिया, कभी दूध पिला दिया, कभी चूसनी दे दी जी। तो फिर तमगा जमहूरियत दिया, जमहूरियत ने उनको, जमहूरियत ने, बीबी जमहूरियत ने उनको जी। तो इसलिए बात यह है कि हमें चीजों को सही तनाजुर में देखना चाहिए। तो जो ये आज वार्निंग है, नहीं, मैंने तो कहा था असलम बेग साहब से, भाई डट के बात करते वहां कि हमने, हाँ जनाब मैंने ये काम किया इसलिए किया। तो अब वो डट के कह रहे हैं? नहीं, अब वो डट के कह रहे हैं, उतना डट के उन्होंने वहां अदालत में नहीं कहा, ठीक, जितना डट के हमारे सामने कह रहे हैं। लेकिन चार बात यह है, हमें तवाजुन को बरकरार रखना चाहिए। और मैं तो कल अपनी गुफ्तगू में आपको बता चुका हूं कि इससे डिसिप्लिन के बड़े संजीदा सवालात पैदा हो गए। शामी साहब, लेकिन आज के इंटरव्यू से चीफ जस्टिस ने, कल भी हालांकि हमने बात की थी इस पे, चीफ जस्टिस ने जो कल कहा कि हमें मालूम है आप हमारी कितनी इज्जत करते हैं, तो ये आज असलम बेग साहब के बयान से भी ये वाजे हो गया कि कितनी की इज्जत है। नहीं, इज्जत जो होती ना, देखिए चीफ जस्टिस साहब ने जो ये सवाल किया तो सुर्खियां लगी ना अखबारों में, बिल्कुल आज भी लगी, बिल्कुल लगी। तो भाई कि हमें मालूम है हमारी कितनी इज्जत की जाती है, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान था उसकी तरफ ही इशारा होगा ना। बिल्कुल, ये वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना जिन्होंने अदलिया को बहाल करवाया था, है तो वही। ठीक है, उससे पहले तो अदलिया घरों में कैद थी, बिल्कुल कैद थी, और वो उस वक्त बहाल हुई जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि इनको रहा कर दिया जाए, और फिर रहा होने के बाद ये अपने घरों में बैठी हुई थी आराम से। ठीक है, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब और काजी हुसैन अहमद साहब और एतदाद अहसन साहब ये जो जिद्दोजहद कर रहे थे, फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना लश्कर लेके जा रहे थे इस्लामाबाद, तो फिर कियानी साहब ने ही टेलीफोन किया ना, ऑफ कोर्स उन्होंने कोई खिदमत की ना अदलिया की। ये तो क्या फौज ने ये सियासत नहीं की उस वक्त? ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। तो बात यह है, अब वो कहते हैं हमारी इज्जत, अगर इज्जत ना करते तो बहाल कैसी होती अदलिया? और अदलिया की इज्जत तो ऐसी हुई है इस अदलिया की कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं है। जब चीफ जस्टिस बहाल हुए तो हमने हमारे अखबार में सुर्खी लगाई थी, अदलिया का इफ्तिखार बहाल हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो आज जितनी इज्जत आज है, जितनी इज्जत उससे पहले थी, इस पर तो रश की किया जा सकता है, इसको दूसरी मिसाल नहीं है। कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं गुजरा जिसकी इतनी इज्जत की गई हो। तो अब चीफ जस्टिस साहब ये कहते, छोटी मोटी बात हो गई, उसको इज्जत का मसला क्यों बनाया जाए? ये छोटी मोटी बात है शामी साहब। भाई आप भी तो रिमार्क्स देते रहते हैं अपने वकला के सामने, उन्होंने अपने नौजवानों के सामने दे दिए, तो इसमें क्या हुआ? अच्छा, आप इसे समझ रहे दोनों घरों ने रिमार्क्स दिए हैं, बस रिमार्क्स दे दिया, तबादला ख्याल हो गया जी। चलिए आप मुझे बताइए, वैसे मेरी वालदा कहती थी कि इज्जत जो है ना, वो अपना सालन
दूसरे की प्लेट में रख के खाने का नाम है। ठीक है। जितनी आप मेरी इज्जत करेंगे मैं उतनी आपकी करूंगा, और जितनी आपने मुझसे इज्जत करानी है तो मेरी भी करें। इज्जत यकतरफा फेल नहीं है। ठीक है। यकतरफा काम नहीं है। इज्जत जो है ना, मैं समझता हूं मेरे पीएन की भी, क्लर्क की भी उतनी ही है जितनी मेरी है। अच्छा, अगर अदलिया फौज की प्लेट में सालन रख के खाए, हाँ, तो और फौज अदलिया की प्लेट में सालन रख के खाए, तो फिर और हम दोनों इनकी प्लेटों से खाएं, और इंतजामिया, मुकन्नना, सदर साहब, वजीर आजम, वो कहां जाएंगे? एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें। ठीक है। देखिए, मेरे तो वालिद साहब जो थे ना, मेरे घर की तरबियत तो ऐसी, कभी तू करके उन्होंने बुलाया नहीं हमें। पंजाबी घरों में ये मुनफरिद बात होगी, हमेशा तुसी कहते थे। मैं अपने बच्चों को हमेशा साहब कहता हूं। मेरे कमरे में मेरा पियन आता है, मेरी कुर्सी पे बैठता है, फिर मुझसे बात करता है। तो ये इज्जत जो है ना, इज्जत कराने के लिए इज्जत करना जरूरी होता है। अच्छा शामी साहब, जब असलम बेग साहब कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां इतनी ना बढ़ा लो कि जमहूरियत की बिसात लपेटनी पड़ जाए, हाँ देखिए बात क्या है। बात ये, एक मेरे ख्याल कुछ हदीस के भी अल्फाज, दुआ भी है ना, कुरान की दुआ है बल्कि, कि मुझे, मेरे ऊपर इतना ही बोझ डाल है मेरे वाला जितना मैं उठा सकूं। ठीक है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सियासी अदारे सब अपना काम करें और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद मैंने जो आपसे पूछना है, सारी ब्रेक लगा दी आपने, वो है मीडिया के ऊपर जो पैसों का काम नहीं करने देना चाहते। मीडिया के ऊपर जो पैसों का इल्जाम है, उसका जवाब तो फिर मीडिया को ही देना पड़ेगा ना। वो कई मिलियन डॉलर है, उनका भी क्वेश्चन उठाया मिर्जा असलम बेग साहब ने, उस पर भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। मिर्ज़ा असलम बेग ने जो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया मीडिया पे, शामी साहब, उन्हें एक तो एंकरों से बड़ी तकलीफ है। वो कहते हैं कि ये लोग फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरा ये कहें कि फ़ौज को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि पैसे मिले हैं, सेवरल मिलियन डॉलर्स, 65 मिलियन डॉलर्स जी, जो अमेरिका ने मुख्तस किए हैं मीडिया मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल। तो बड़ा ये संजीदा इल्ज़ाम है, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए, खुद मिर्जा असलम बेग साहब को इसके शवाहद पेश करने चाहिए और बताना चाहिए कि कौन कौन इससे फैज़याब हो रहा है, क्या हुआ है। देखिए, एक बात तो, मतलब जो इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि मैं तो पहले, देखिए, मैं तो बार बार अर्ज करता हूँ, मिर्जा असलम बेग साहब से आप इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, लेकिन ये तो है ना कि जनरल रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, जी, उनकी तौहीन तो न करें, बिलाशुबा नहीं करनी चाहिए। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है कि इसकी तहकीकात की जाए, देखा, जायजा लिया जाए कि कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई है। देखिए, वैसे ये आपने जो इज्जत वगैरह बात छोड़ी थी ना, जी जी, अब वो मुझे इस पर इज्जत नहीं करते या क्या मसला, जी जी, मुझे उस पर एक शेर याद आ गया। ओके। ये अजब है मेरी किस्मत कि जो दिल किसी को दूं मैं, वही मेरे सर से मारे उसे कर खराब उल्टा। वाह। तो हमने तो जहां जहां दिल दिया है वो परेशानी के आलम में वापस आया। अब असलम बेग साहब को भी एक जमाने में तो दिया था दिल, ठीक है, तो अगर उन्होंने कुछ संभाल के रखा होता तो बेहतर होता। हाँ। और पता नहीं किस किस को हम दे चुके हैं, लेकिन बहरहाल असलम बेग साहब के एहतराम को मलहूज खातर रखा जाना चाहिए। और जो भी जर्नैल है, देखिए, मुल्जम जो है ना, मुजरम नहीं होता। अब एक जनाब इतने 40 अरब का नुकसान हो गया, ये क्लब बना है यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में, उसमें जनाब इतने जर्नैलों ने, ओ भाई 40 अरब का नुकसान कैसे हो गया भाई? रॉयल पाम जो क्लब है, वहां रेलवे क्लब था पहले, ठीक है, गोल्फ क्लब था ना जी, बिल्कुल, कोई मार्केट थोड़ी थी कमर्शियल। अगर आप नुकसान का, अब आप उस कमर्शियल मार्केट का रेट लगा के उसकी आमदन जनरेट करके नुकसान निकालें तो कितने अफसोस की बात है। ठीक है। और ये सारी जो डिटेल है ना, वो अभी, वो भी बयान में अपने लेके आए हैं, अभी आनी है, सब्र करें।
और लोगों का एहतराम करें। तनकीद का ये मतलब नहीं है कि लोगों को रुस्वा किया जाए। अच्छा, और अगर कोई हमें कहे शट अप और हम उससे सवाल पूछें तो वो कहें जी कौम को चाहिए अलमास बॉबी को मुंतखब कर ले। नहीं, वो अलमास तो भाई आपको होश होना चाहिए इस बात का क्योंकि हो सकता है कि अलमास बॉबी जो है वो कल जनरल साहब की जगह भी ले ले अगर कौमी किरदार ही अदा करना है तो वज़ीर आज़म बन के क्या हो सकता है, दूसरा को वो भी हो सकता है। अब तो फौज में आपको पता ना ख्वातीन भी भर्ती की थी, बिल्कुल हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने। हो सकता कुछ देर और रहते तो अलमास बॉबी टाइप के लोगों को भी भर्ती कर लेते। देखिए ये तो है, जरा मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए, इसमें क्या बात है, गुस्से की क्या जरूरत है। और ये देखें, इस पे कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जो कहते हैं मुझे तो गालियां दे रहे, तो मैंने कहा शट अप, वो आपने चलाई नहीं और मेरी चला दी शट अप। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, हमें अगर हम इस तरीके से बकटुट रहेंगे ना तो फिर मामला जमहूरियत के लिए खतरे पैदा होंगे। वैसे अब तो मुझे सूरत ऐसी कोई नजर नहीं आती। मैंने तो जो कानवान लगा के सुना है फौज को जी, तो ये मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि भाई कोई यहाँ टेक ओवर की तैयारी हो रही, खुदा न खास्ता। और असलम बेग की वार्निंग को आप असलम देखिए भाई, ये तो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वार्निंग है ना। अब जैसा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वैसे उसकी वार्निंग होती है। वर्दी के बगैर वार्निंग जो है वो बेचारी ढीली ढाली होती है। अच्छा, उससे ज्यादा बड़ी वार्निंग तो खुद अदलिया की होती है। ठीक है, तो अदलिया के पास तो ताकत है ना। हमारे चीफ जस्टिस तो पेशावर हाई कोर्ट को वो कहते फैसले तो हम करते हैं ना। बिल्कुल, यानी आप देखिए मुकाबला शुरू हो गया भाई, फौजी और फैसले तुम तो नहीं करते, हम करते हैं। फौजी कहेंगे जनाब लड़ते हम हैं, बल्कि मुझे तो साहब ने कहा कि आप हलफ उठा के देखें हमारा। अब मैंने हलफ उठा के देखा 73 के दस्तूर में फौजियों का जो फौज उठाती है, जी जी, उसमें यह जिक्र ही नहीं है कि हम जान देंगे मुल्क के लिए। अच्छा, वो क्या देंगे फिर? बस जमहूरियत, अब ये जो हमारा वो है ना दस्तूर, उसकी हिफाजत करेंगे, उसको आप होल्ड करेंगे। अच्छा, पहले जो हलफ होता था ना, उसमें होता था कि मैं इस जान दूंगा, हिफाजत करूंगा, फजा में, हवा में, समंदर में। ये जो 73 से पहले का, हाँ जी। अब ये जो हलफ आया है मैं दस्तूर की हिफाजत करूंगा और अपने फराइज अदा करूंगा। अब आप ये कहीं जिक्र नहीं है कि मैं जान दूंगा। अब फौजी साहब कहेंगे जनाब ये तो हमारा हलफ है, ये तो लिखा नहीं हुआ जान देंगे, तो बॉर्डर पे तो जान मांग रहे थे, मैं तो भाग आया हूं यहां। फिर क्या करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और हाई कोर्ट क्या करेगी और मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे? एक भाई अपने अपने फराइज सब ने अदा करने हैं। शाम साहब, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है जिस पे वो तवाजुन कायम हो जाए पूरी की पूरी स्टेट का, जो हमारी दो इंस्टीट्यूशन? दस्तूर पाकिस्तान, तो वो तो फिर अदलिया के हाथ में है। नहीं, अदलिया के हाथ में तो है, लेकिन अदलिया के हाथ में हमेशा से रहा है। तो फिर वो मुशर्रफ साहब कैसे आ गए? उनको किसने जनाब तौसीक की उनकी? देखिए ना, वो इंटरप्रिटेशन एक तरफ, वो एक तरफ ये बातें। माजी में हम ना उलझे, मोमन माजी में नहीं उलझता, मुस्तकबिल पे नजर रखता है, हदीस के अल्फाज है। शाम साहब, इस पे गुफ्तगू जो है वो मजीद भी होनी है और बहुत सारे लोग इस हवाले से मजीद सवाल उठा रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो असगर खान केस के हवाले से भी हमने कुछ गुफ्तगू करनी थी वो भी करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। मैं सदर के 2 ओहदों की तरफ आना चाहूँगा। सदर के 2 ओहदे आज उनकी भी समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। देखिए, पार्लिमानी जो रवायात हैं उनके मुताबिक तो सदर साहब को पार्टी ओहदा नहीं रखना चाहिए अपने पास। अदालत भी यही कह रही है, ठीक है ना? ठीक है, ये इसमें तो पार्लिमानी जो रवायात है, दस्तूर जो है, उसकी जो रूह है, उसका ये तकाजा है, ठीक है। और सदर, लेकिन ये बात कि अदालत सदर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दे या उनसे जवाब तलब करे या उनके खिलाफ रिट जारी करे, तो क्या कल लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ भी रिट जारी कर देगी? ऑफ कोर्स नहीं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी रिट जारी कर देगी? उनके अपने अदारे हैं। मैं बार बार अर्ज करता हूं, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने जवाबदेह हैं, वो अदालतों के सामने जवाबदेह नहीं है, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं अपने फराइज की अदायगी के लिए वो अपने अदारों के सामने जवाबदेह हैं, बिल्कुल। वजीर आजम को जवाबदेह हैं, सुप्रीम कमांडर को जवाबदेह हैं, और सदर पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है।
पार्लियामेंट आप ये कह दें कि 2 ओहदे नहीं रख सकते, ठीक है, ये भी हम कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये भी नाम लिखवाना चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया? कोई हद होनी चाहिए हर चीज की। शाम साहब वक्त हो गया एक ब्रेक का, यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक, और 042362968114 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और ईमेल्स भी हैं, आपके सवाल हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, सवालात हैं आपकी गुफ्तगू के हवाले से बहुत सारे, और ख़ास तौर पर जो अभी आपने पाकिस्तान को और सिमिलरिटीज़ तलाश की आपने कि पाकिस्तान में और यूएसए में, तो उस पर सैयद फैज़ानुल हक साहब हैं लखनऊ इंडिया से। वो आपसे पूछ रहे हैं कि शामी साहब, आपने ये एक सिमिलरिटी तो तलाश कर ली, लेकिन पाकिस्तान तो बंगाली भी नहीं अपने साथ रख सका, और पाकिस्तान में लोगों के आने की वजह जो थी वो मुख्तलिफ थी, वो एजुकेशन या पैसा नहीं था। पाकिस्तान में लोग इसलिए आए थे कि उनको इंडिया से लोगों ने निकाला था मार मार के। जहां ये फैज़ानुल हक साहब जो है आराम से बैठे हुए इस वक्त, पता नहीं उस वक्त ये कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, नहीं हुए थे जी। और ये बंगाली भाई जो हमसे नाराज हुए, अब बलोचिस्तान में जो शोरिश हो रही है, अगर इंडिया हमारा हमसाया ना होता तो ये कारोबार ना होता। अच्छा, ये बी जमालों ने सारे काम किए हैं। अच्छा, बलोचिस्तान के हवाले से भी एक सवाल, वहां भी यही सूरत हाल है ना? नहीं, उनके बारे में उन्होंने भी एक, ये हनी बलोच साहिबा हैं, ये तो बड़ी हनी बलोच साहबा के बड़े मीठे मीठे सवालात आते हैं। ये बड़े तल्ख भी है। इन्होंने आज कहा, उन्होंने कहा जी कि आपने पाकिस्तान के साथ, फिर अगेन इन्होंने सिमिलरिटी की बात की, उन्होंने कहा जी कि यूएस में पुरअमन इलेक्शन इसलिए हुआ है और वहां पे ओबामा दोबारा इसलिए कि वहां पे कोई स्टेट ऑफ पंजाब मौजूद नहीं। हाँ, ये बात हो सकती है, लेकिन स्टेट ऑफ पंजाब जो है उसने तो जनाब उस वक्त भी सपोर्ट किया हमारे बलोच भाइयों को जब भुट्टो साहब ने मुकदमे चलाए इनके ऊपर, और अब भी नवाज शरीफ साहब जो है मिलने गए महंगल साहब से। तो ये बात मैं मानता हूं कि अगर फौज की हुकूमत ना आती तो हमारे मामलात इस तरह बिगाड़ का शिकार ना होते। तो पंजाब जो है वो तो खुद निशाना बना है। आपको याद है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के वजीर आजम थे, उनको तो रुखसत किया गया, हथकड़ी लगाई गई। उस दौर में ये जावेद हाशमी और साद रफीक जो है, इनको मारा गया जेल में फिजिकली, और थाने में मैंने खुद देखा इनको, इनकी कमरें स्याह हुई थी, इतनी शिद्दत से मारा। और वो जो लोग थे, अफवाज पाकिस्तान को उन लोगों के खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए, अब भी करें, बिल्कुल ठीक, या उन पर मुकदमे कायम होने चाहिए जिन लोगों ने किया, जिन फौजी अफसरों ने इस तरीके से अपने हलफ की और वर्दी की तजलील की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। असलम बेग साहब इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ध्यान से नहीं, और क्या ये करे, पुलिस से बदतर रोलता। और अगर ये ना होता, अगर फौज इख्तदार पे काबिज ना होती, तो मेरी प्यारी हनी बलोच साहबा या प्यारे हनी बलोच साहब जी, ये सूरत हाल ना होती। रजी भट्ट साहब है हमारे साथ लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुजारिश ये थी कि जो अभी शामी साहब असलम बेग साहब के बारे में फरमा रहे थे, मुझे ये अर्ज करना था कि असलम बेग साहब तो शुरू से अदालतों के बारे में एरोगेंट रहे हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट में उनको 91 में बुलाया गया था, तो शामी साहब को याद होगा कि उन्होंने कितनी तल्ख जुबान इस्तेमाल की थी असलम बेग साहब ने, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। ठीक है जी, एक तो उसके ऊपर भी रोशनी डाल दें कि उनका क्या हिस्ट्री, और दूसरा यह है कि थॉमस बी रॉस ने और उस वक्त के सीआईए चीफ ने अपनी किताबों में लिखा है कि असलम बेग को मना किया गया था कि खबरदार इक़्तिदार की तरफ आंख उठा के नहीं देखना है, क्योंकि हमारी बेनजीर से सेटलमेंट हो चुकी है। तो काइंडली प्लीज इसके ऊपर तबसरा कर दें। फिर ये तो हो सकता है कि फिर इसी वजह से उन पर अमेरिका पे गुस्सा रहता हो। जब वहां सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, उस वक्त भी वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे जी, और उसके बाद भी उन्होंने बड़ी कोशिश की जनाब। पाकिस्तान को तो एटमी जो सलाहियत है हमारी, उसको भी सौदा करना चाहते थे कहीं। अच्छा, और देखिए, इसका मतलब यह है कि जर्नली शान तो उनमें है ना, अदालतों के मामले में शुरू से ही ऐसे रहे, कैलेंडरानापन रहा है उनमें। लेकिन एक चीज और भी साबित होगी कि ये जर्नली शान अब तक भी कायम है। हाँ भाई, बात यह है कि हाथी मरे भी तो 1.25 लाख का। साहब,
ये सैयद मोहम्मद जैन ताहिर साहब हैं, ये कहते हैं जी कि ये जो अगर मिट रोमनी जीत जाते तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होता? असल में ये तो जीतते तो पता चलता, बेहतर तो ना होता, वही होता जो ओबामा साहब कर रहे हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी वालों से क्योंकि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, उस वजह से हो सकता है कुछ खाने वाने में कोई बेहतर सामान हो जाए। लेकिन इस बार तो आप ओबामा के साथ रहे हैं। नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तानी वहां अमेरिका में ओबामा के साथ थे, क्योंकि वो कहते हैं ओबामा देखिए सेल्फ मेड आदमी है, कहां से चला कहां आया, कैसे अपनी मेहनत के बल पर, और यहां भी खस्ता हाली के जमाने में पाकिस्तान में भी आया। हमारे मोहम्मद मियां सोमरो है ना, जी जी, जो निगान वजीर आजम सेनेट के चेयरमैन, उनका बड़ा दोस्त है। अच्छा, तो उनके यहाँ आया उनके पास ठहरा। तो ओबामा जो है हमें अपने जैसा लगता है। मिसेस सूफी हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिसेस सूफी का तो जोरदार टेलीफोन आएगा। जी, मिस्टर सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। माशाल्लाह। बेटा अमेरिका में इंतखाबात हुए तो दिल से हुक सी उठी, तो सोचा शामी साहब से सवाल करें कि अपनी आवाम में भी शऊर को बेदार करने के लिए कौन सा टॉनिक पिलाया जाए कि वो बाबंगे दहल ये फैसला दे सकें। बस आप ऐसा करें जी, एक ऐसा टॉनिक पिलाएं कि फौज को सियासत से अलग रखें, और ये बस ये, और हमें जरा अपने पांव पे खड़ा होने दें, और हमारी अदलिया को कहें जरा थोड़ा सा एहतियात। नदीम साहब हैं हाफजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बात ये करनी थी कि जो जमहूरियत आती है ना, जमहूरियत आती है अवाम के मसाइल हल करने के लिए। आपको किसने कहा है? इसलिए आती है ना। और अच्छा, क्या मतलब है? तो अच्छा, हाँ जी फरमाएं। तो सर ये मसाइल हल करने के बजाय अवाम के जो है वो और बढ़ाए जा रहे हैं, और अपने जो है मसाइल वो सिर्फ ये हल करते हैं, अपने लिए रातों रात ये कानून पास कर लेते हैं। आम आदमी के लिए कोई रातों रात कानून पास नहीं होता। ये गौर करना चाहिए। अवामी नुमाइंदों, इनकी बातों पे गौर करो, लोगों के साथ कोई रिश्ता जोड़ो, और आजकल तो कुछ ज्यादा गौर कर लो, इनके मसाइल हल करो, ये इलेक्शन आने वाले हैं। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, और कल तक के लिए हमें अपने नाज़रीन से इजाज़त लेना होगी। कल फिर इसी वक्त इस जगह से हम मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।